अस्सलाम वालेकुम। नर्सिंग विद ज़ुबैर की तरफ से खुश आमदीद करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वो चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर एंड नर्सिंग। ये इसके ऑब्जेक्टिव है, यानी हेल्थ केयर को इंसान कल्चर में इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इस्लाम और नर्सिंग का क्या डिस्कस है, हिस्टोरिकल पर्पस का इसका क्या एक्सप्लेन करते हैं, नर्सिंग का फाउंडर क्या है, मुगल पीरियड में नर्सिंग का क्या रोल था, और WHO ने नर्सिंग की क्या डिफिनीशन दी, और मुख्तलिफ स्कॉलर ने नर्सिंग की क्या डिफिनीशन दी, और नर्सिंग के टाइप्स कौन से हैं, और हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर क्या है नर्सिंग एजुकेशन की, हम उसकी ओर बात करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ट्रीट द सिक इन नथिंग न्यू, यानी बीमार लोगों की इलाज करना एक नया चीज़ नहीं है। पीपल हैव केयर फॉर द सिक थ्रू आउट हिस्ट्री। आप हिस्ट्री उठा कर देखें कि बीमार लोगों को किसी न किसी तरीके से उनकी इलाज किया जा रहा है, बिगिनिंग इन द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में। However, considering the long history of nursing, it was not until fairly recently that nurse received formal nursing educations. जबकि आप हिस्ट्री में लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की हिस्ट्री उठा कर देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि जो नर्सेस है वो पहले टाइम में इतने वो एक्सपर्ट नहीं हुआ करते थे, उनके पास इतनी ऐसी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी जो कि आज में एक नर्सिंग के पास एक स्पेसिफिक एजुकेशन होती है, एक उनको एक स्पेसिफिक डिग्री दी जाती है। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता था। और हंड्रेड्स ऑफ ईयर नर्सिंग इज अंडरगोन एन एवोल्यूशन, यानी सालों हो गए हैं कि नर्सिंग के अंदर एवोल्यूशन आ गई है, तब्दीली आ गई है, इवेंचुअली ट्रांसफरिंग इटसेल्फ इनटू ए रिस्पेक्टिव प्रोफेशन वी आल नो ऑफ टुडे। यानी एक पुराने ज़माने में नर्सिंग को एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन नहीं समझा जाता था, अब इसको एक प्रोफेशनल, एक रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन समझा जाता है आज के दौर के अंदर। Nursing in ancient times. In some early cultures, the provision of nursing care was assigned to females. यानी कुछ ऐसे कल्चर थे वहाँ नर्सिंग केयर सिर्फ फीमेल्स को असाइन किया जाता था, यानी सिर्फ फीमेल को हायर किया जाता था कि वो सिर्फ फीमेल ही सिर्फ नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि बिकॉज वुमेन प्रोवाइडेड नर्चरिंग टू देयर इन्फेंट्स एंड इट वाज एज्यूम दैट दे could provide the same type of care to the sick and injured। क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं वो प्रेग्नेंट होती है क्योंकि वो बच्चे को पैदा कर सकती हैं, क्योंकि वो मेल नहीं कर सकता। जिस तरह एक माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है, अपने छोटे बच्चों को देखभाल कर सकती है, इसी तरह वो एक मरीज़ को भी, एक बीमार लोगों को इलाज कर उनकी ट्रीट कर सकती है, उनकी खिदमत अच्छी कर सकती है एज़ कम्पेयर टू मेल। इसीलिए अर्ली कल्चर के अंदर ये नर्सिंग केयर की जो सर्विस है वो फीमेल्स को प्रोविजन किया गया है। इन अदर एंशंट सोसाइटीज़, और दूसरे इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर भी मेन को डिजिग्नेट किया गया था उन्होंने बीमार लोगों की, सिक लोगों की केयर करने के लिए, बिकॉज दे वर कंसिडर प्रीसियस स्पिरिचुअल गाइड्स आर मेडिसिन मेन। और दूसरे ऐसी सोसाइटीज़ थी क्रिश्चियन के अंदर, मेल को केयर ऑफ सिक के लिए हायर किया गया था, क्योंकि मेल को वो एक समझते कि एक मुत्तकी बंदे हैं। एक बड़ा चर्च के अंदर अगर कोई मुत्तकी बंदा हो या कोई परहेज़गार बंदे हो, जो उनका पादरी होता है, पोप होता है, जो उनका रूहानी गाइड होता है, उनके पास थोड़ा कुछ नॉलेज होती थी, कोई दम वगैरह करके वो कहते, यानी वो मेल को ही उन एक नर्सिंग केयर को डिजनेट किया गया था। इसको मेडिसिन मैन भी कहा गया था। There was no formal education available in the primitive societies, so the earliest nurses learned the tricks of the trade via oral traditions that were passed down from one generation to the next generation। यानी इंसेंट टाइम के अंदर एक नर्सेस के पास हमारी सोसाइटी के अंदर एक स्पेसिफिक किस्म की एजुकेशन उनको प्रोवाइड नहीं थी। उनके पास एक ख़ास किस्म की स्पेशल किस्म की फॉर्मल एजुकेशन अवेलेबल नहीं थी
कि उनने पेशेंट के साथ बात कैसे करना है, उनके साथ किस किस ट्रेडिशन में जाना है, कौन से लहजे में बात करना है। यानी ये फिर जो जैसे वो करते थे वो नस्ल बनस्ल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन क्या हो गया, ट्रांसफ़र होते हुए पास होते हुए आए हैं। They also learn how to nurse patient back to health through the trial and error and by observing others who care for the sick। यानी उन्होंने सिर्फ ये सीखा है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक नर्स दूसरे पेशेंट को कैसे ट्रीट करती है, कैसे उसकी सर्विस करती है। यानी उनके पास एक स्पेशल किस्म की उनको एजुकेशन नहीं दिया जाता था, बस वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से पेशेंट को ट्रीट कर क्या करते थे। The earliest nurses used plants and herbs to heal and believe that evil spirit and magic would affect one health। यानी earliest जो नर्स है वो ये समझ देते थे, वो अगर कोई बंदा बीमार हो जाए, कोई जख्म लग जाए, वहाँ प्लांट्स इस्तेमाल करते थे, यानी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे कि जख्म को ठीक करने के लिए। और उनका एक ऐसा बिलीफ हो गया था उनका कि इससे चीज़ें ठीक हो सकती है। और कहते इलनेस वाज often viewed as a sign that something was done to offer the priest or gods। यानी उन इलनेस को एक ऐसी अलामत, एक ऐसी पहचान समझा गया था कि हमने कोई ऐसा काम किया है अपने दीन के ख़िलाफ़ जिससे हमारा हमसे नाराज़ हो गया है, फिर हमें ये बीमारी लायक हो गया है। यानी पुराने ज़माने में ये भी एक कंसेप्ट हुआ करता था, लोगों को एक लोगों की एक बिलीव थी उसके ऊपर। अगर कोई बंदा बीमार हो जाता, किसी पे ज़ख्म लग जाता, कोई किसी को इन्फेक्शन हो गया, तो उनका यही बिलीफ था कि हमने अपनी मज़हब से हट कर अपनी मज़हब के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसे इकदाम उठाए जिसकी वजह से हम मैं बीमार हो गया हूँ या उसको इन्फेक्शन हो गया है। ये सब कुछ उनकी एक बिलीफ थी उसके ऊपर। इजिप्शियंस हेल्थ केयर सिस्टम वाज द फर्स्ट to maintain medical records starting at around 3000 BC। यानी 3000 BC के अराउंड इजिप्टियन पहले वो लोग हैं जिन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम को, उसका रिकॉर्ड को मेंटेन रखा। यानी मेडिकल जितने भी मेडिकल केसेस थे उनको एक रिकॉर्ड्स रखा उन्होंने, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर से जो सबसे पहले रिकॉर्ड रखा उसको मेंटेन किया वो थे इजिप्टियन से। Egyptian society was also the first to classify medications and develop plants plan to maintain people health। और ये इजिप्ट सोसाइटी वो पहले लोग हैं जिन्होंने मेडिकेशन को भी क्लासीफाई किया। यानी ये एंटीबायोटिक्स होगा, ये एंटीवायरल्स के लिए होगा, ये एंटी फंगस के लिए होगा। यानी इस तरह उन्होंने मेडिकेशन को भी क्लासीफाई किया गया। उन्होंने एक तरतीब दिया गया है, डेवलप प्लान्स, एक प्लान को डेवलप करके इन लोगों की जो हेल्थ होती है उसके ऊपर मेंटेन करके यानी क्लासीफाई किया मेडिसिन को, क्या इस पेशेंट को ये देंगे, इस पेशेंट को ये देंगे। उन्होंने ये भी इजिप्ट की सोसाइटी ने क्लासीफाई किया गया है। ये जो दो टर्म्स ने बताई हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पास पेपर में एमसीक्यूज़ में आए हैं, ये दोनों टर्म्स शौकत खाना में भी आ गए हैं और खान यूनिवर्सिटी की जो टेस्ट होती है उसी में ये दोनों एमसीक्यूज़ आए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। दे वर द फर्स्ट टू यूज़ द कंसेप्ट ऑफ सुचर्स इन रिपेयरिंग वोन्ड्स। और ये इजिप्टियंस पहले लोग हैं जिन्होंने जो कोई सुचर्स को रिपेयर करने के लिए, कुछ वोंड को रिपेयर करने के जो सुचर का कंसेप्ट है उन्होंने सबसे पहले यूज़ किया गया है। उन्होंने डिस्क्राइब किया कि सुचर भी लगाना होता है, अगर कोई ज़ख्म लग जाए, कोई वोंड हो जाए, इसकी रिपेयरिंग के लिए जो सबसे पहले सुचर का जो कंसेप्ट को यूज़ किया गया है वो भी इजिप्टियन थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। इजिप्टियन फिजिशियंस आर बिलीव टू हैव स्पेशलाइजेशन इन सर्टेन डिजीज। जो इजिप्टियन की जो फिजिशियन थे इजिप्ट के, उनका ये बिलीव था कि वो कुछ ऐसे डिजीज़ के ऊपर, सर्टेन डिजीज पर अपने आप को स्पेशलाइज समझ लेते हैं, जिसके अंदर अगर कोई इंटरनल डिजीज़ हो, कोई फ्रैक्चर बोन हो, कोई वोंड हो, इनके ऊपर वो अपने आप को स्पेशलाइज समझ लेते थे। अपने आप को इनका बिलीव था कि हम इसके ऊपर एक स्पेसिफिक है, हमारी स्पेशलाइजेशन है कि, तो वो उनका एक ऐसा बिलीफ बना हुआ था इनके ऊपर। इसके बाद आता वो ग्रीक्स लोग थे 1500 से 100 BC से। जो ग्रीक फिलोसफर थे वो ये समझते थे कि ये उनका जो रिलेशनशिप था गॉड से, नेचर से और दूसरे लोगों से, उन्हीं इसका एक रिलेशनशिप था उन्होंने समझा वो। और वो यकीन, उनका एक ऐसा बिलीफ बना हुआ था, गॉड एंड गॉडनेस ऑफ ग्रीक मिथोलॉजी कंट्रोल हेल्थ एंड इलनेस।
यानी जो हमारी हेल्थ है, हमारी इलनेस है, सबका कंट्रोल गॉड से है, गॉडनेस से। उनका एक ऐसा बिलीफ बना हुआ था। टेम्पल्स वर बिल्ट टू ऑनर द स्लेप्सिप्स। उन्हें फिर उसके लिए मंदिर बनाए, चर्च बनाए। वहाँ जाकर वहाँ जो पादरी होते हैं, अगर वो कोई बीमार हो जाते उनके साथ जाकर दुआएं लेते, जिक्र करते, कोई तावीज़ कोई दमशम बना के वो अपने आप को, उनका ऐसा बिलीफ था कि हम दम कराएंगे हम ठीक हो जाएंगे, हम तावीज़ बनाएंगे फिर हम ठीक हो जाएंगे। उनका एक ऐसा बिलीफ बना हुआ था। द गॉड ऑफ मेडिसिन एंड वर डिजाइन टू केयर द फॉर सिक। उन्हें कहा था ये गॉड ऑफ मेडिसिन, और वो इसी तरह अपने आप को ठीक होना, अपने उनकी एक बिलीफ बना हुआ था। द ग्रीक बिलीफ इन अपोलो द ग्रेट गॉड ऑफ हीलिंग एंड प्रेयर टू हिम फॉर मैजिक क्यूर्स फॉर देयर इलनेस। और उनका ऐसा बिलीफ था अपोलो पर, जो उनका चर्च होता है, उनका पादरी होता है चर्च के अंदर, उनका जो पोप होता है, कि वो उनकी दुआ से ही हम ठीक हो सकते हैं। ये एक उनका तो एक मैजिक क्यूर है, एक जादू वाली क्यूर है कि हमारी इलनेस उनकी दुआ से, उनकी तावीज़ से ठीक हो सकता है। उसके बाद आता है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स वाज द फर्स्ट पर्सन who attributed disease to natural cause rather than supernatural cause and cause of gods and 40 BC. The famous Greek physician Hippocrates believed that disease had natural, not magical cause. Hippocrates, ये टर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। हिपोक्रेट्स वो पहले इंसान है, वो पहले शख्स है जिसने ये साबित किया है कि डिजीज गॉड से नहीं होती है, कोई सुपर नेचर नहीं होती, बल्कि ये इसका कोई काज है नेचुरल, कोई काज है इसके पीछे, कोई काज है जिसकी वजह से ये डिजीज हो गया है। यानी ये पहले पर्सन है जिसने ये बताया लोगों को कि डिजीज के पीछे कोई नेचुरल काज है, बल्कि अल्लाह की तरफ से, या कोई उनका पादरी, उनका जो बिलीफ था, उनकी यकीन थी, उससे नहीं होता है, या कोई मैजिकल काज नहीं होती है, ये कोई खुद ब खुद नहीं, इसके पीछे कोई वजह है, काज है जिसकी वजह से ये डिजीज हो जाता। यानी ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्सक्यूज के लिए हिपोक्रेट्स वाले, कि ये पूछेंगे कि किसने कहा था कि डिजीज नेचुरल नहीं, गॉड से नहीं, बल्कि नेचुरल कास्ट की वजह से हो सकता है, वो तो वो आपका हिपोक्रेट ने कहा था। इंडिया के अंदर 2000 से 1200 BC के दरमियान उनकी कल्चर ये था कि हिंदू थे, इंडिया के अंदर मोस्टली हिंदू है। सीक्रेट बुक्स ऑफ हिंदू, ये हिंदू की एक आली मुकाम, उनकी एक आली बुक्स, यानी कहते हैं बहुत ही अच्छी बुक उनकी, वो था विदास, उनकी बहुत ही अच्छी बुक है, वहाँ उनकी बहुत ही कदर है। वो अपनी हेल्थ प्रैक्टिस के लिए इसी बुक का गाइड लिया करते थे, यानी इसी बुक से अपने आप को रहनुमाई करके फिर अपनी सेहत के ऊपर उसको इस्तेमाल किया करते थे। यानी कहते इसी बुक के अंदर जो गाइड किया हुआ है, फिर वो अपनी हेल्थ के बारे में फिर वहाँ से रहनुमाई करके फिर अपनी हेल्थ की ट्रीट किया करते थे। द विदास इंक्लूड हर्ब्स, स्पाइस, डिस्प्लेस ऑफ मैजिक चार्म्स, द इंडियन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कंसर्निंग पेरेंटल केयर एंड चाइल्डहुड इलनेस। यानी इस बुक के अंदर उन जो जड़ी बूटियाँ होती है, मैजिक चार्म्स वगैरह, यानी इसी के ऊपर बुनियाद करता है। यानी ये भी इंडिया के लोगों का भी यही कंसेप्ट आता है कि ये पुरानी जो डिजीज़ होती है उनकी हम जड़ी बूटियाँ से ठीक हो सकती है। यानी उस टाइम में उनकी कोई मेडिसिन वगैरह का दौर नहीं था, तो ये जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते थे। इन एंसेंट रोम ड्यूरिंग अर्ली क्रिस्टियनी एरिया, डिकोनेंसिस वर सेलेक्टेड बाय द चर्च टू प्रोवाइड केयर फॉर द सिक। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डिकोनेंसिस, यानी रोम के अंदर क्रिस्टियनी एरा के अंदर जो उनका चर्च होता है क्रिश्चियन का, वहाँ एक बंदे को वो सिलेक्ट करते थे, इसको कहता है डिकोनेंसिस। यानी ये बंदा गाइड करेगा कि सिक की ट्रीट कैसे करते हैं। अगर कोई बंदा बीमार हो जाए उसको ट्रीट कर, या वहाँ के जो अंदर डिकनेस कहते हैं, वहाँ जो पादरी होता है, उनका जो पोप होता है, उसकी अंडर काम करेंगे। वो जैसे करेगा वैसे हमें गाइड करेगा, हम इसी तरह अपनी हेल्थ की केयर करेंगे, हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। डिकोरेस हैड सम एजुकेशन, क्योंकि उसके पास थोड़ा कुछ नॉलेज होता है। वर सर्टिफाइड बाय द चर्च, यानी इसके पास थोड़ा कुछ भी नॉलेज होता, उसको चर्च का पादरी सेलेक्ट किया गया था। टू विजिट एंड केयर फॉर द सिक इन देयर होम्स, ये विजिट करे बीमार लोगों के पास, और ऐसे घरों में जाए वहाँ बीमार लोग हैं उनके जख्म को देखभाल करने के लिए। द डिकोरेसिस फॉबी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट विजिटिंग नर्स। ये डिकोरेसिस फॉबी को
फर्स्ट विजिटिंग नर्स कंसिडर किया गया था, जो कि प्रोवाइड करती थी एक्सपर्ट होम नर्सिंग केयर, और बड़ी एक्सपर्ट थी और वो होम नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया करती थी। मिडिल एज के अंदर followed by Dumas Roman Empire, women use herbs and new method of healing, whereas men continue to use pouring and leeching. मिडिल एज के अंदर भी जो वुमेन थी वो न्यू न्यू तरीके इस्तेमाल किया करते थे कि हीलिंग के लिए, जख्म की हीलिंग के लिए हब्स इस्तेमाल करती, और न्यू ऐसे बहुत से तरीके उन्होंने इस्तेमाल किया लीचिंग वगैरह ब्लीचिंग वगैरह उन्होंने इस्तेमाल किया वो जख्म को ठीक करने के लिए, हीलिंग के लिए, कोई भी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। The Pret also saw the Roman Catholic Church become central figure in the organization and management of health care। और ये एक ऐसा मौका प्रेट भी देखा गया है कि जो रोमन कैथोलिक चर्च था उसको एक सेंट्रल फिगर उसको बिकम किया था, कि इसी के अंदर हेल्थ केयर को, इसको ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर का जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो मैनेजमेंट था वो एक चर्च केयर के अंदर उसने बन गया था उस टाइम। Most of the changes in healthcare were based on the Christian concept of charity and sincerity of human life। जो सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर के अंदर जो चेंजेस आई है वो बेस करते क्रिश्चियन की कंसेप्ट पर, यानी वो चैरिटी करते थे, सिंसियरिटी करते थे ऑफ ह्यूमन लाइफ के इन पर। वाइफ्स ऑफ एम्पायर एंड अदर वुमेन्स कंसिडर्ड नोबल वर बिकम नर्सेस। यानी रीनासेंस पीरियड एक ऐसा पीरियड है, एक इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि जो होम केयर प्रोवाइड करते थे वो अमीर लोग होम केयर प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि होम केयर के पैसे ज़्यादा लेते हैं, इसलिए जो सिर्फ होम केयर वो अमीर लोग लिया करते थे, लेकिन गरीब लोग होम केयर नहीं करते, वो सिर्फ हॉस्पिटल जाया करते थे। इस तरह गरीब लोग हॉस्पिटल जाते थे, फिर वहाँ जो हाइजीन का सिस्टम बहुत ही नहीं होता था, इसकी वजह से वहाँ लोग, बहुत लोग हॉस्पिटल के अंदर मर जाते थे, और उनका एक ऐसा, एक लोगों का बिलीव बन गया थे, एक हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है वहाँ लोग जाते हैं और मर कर आते हैं। ये एक लोगों का एक सोच बन गई थी, एक लोग एक नेगेटिव सोच भी थी कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह बन गई है, लोग तो जाते हैं जिंदा लेकिन आते हैं फिर मुर्दा, क्योंकि उसी दौरान, उसी टाइम जो रेनेसांस पीरियड के दौरान जो अमीर लोग हुआ करते थे वो होम केयर अपने घरों के अंदर नर्स को बुला के वहाँ अपनी ट्रीटमेंट करवाया करते थे, लेकिन गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, फिर वो हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कराते थे, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शन का चांस बहुत ही ज़्यादा होता है। इसी की वजह से लोग तो हॉस्पिटल जाते थे, लेकिन वहाँ से फिर वो मर के आते थे। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, यानी मॉडर्न नर्सिंग के फोल्डर कौन थे? मॉडर्न नर्सिंग की बिगिन इन द 19th सेंचुरी इन जर्मनी एंड ब्रिटेन। जो मॉडर्न नर्सिंग सबसे पहले स्टार्ट हो गया था जर्मनी और ब्रिटेन के अंदर 19वीं सेंचुरी में। द प्रैक्टिस हैड स्प्रेड वर्ल्ड वाइड अबाउट 1900। British social reforms advocate for the formation of groups of released women to staff existing hospitals in the first half of 19th सेंचुरी। जो ब्रिटिश सोशल रिफॉर्मिस्ट है उन्हें एजुकेट किया कि एक ऐसा ग्रुप बनाए वुमेन का, रिलीजियस का, कि वो हॉस्पिटल के अंदर फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी के अंदर हॉस्पिटल के अंदर स्टाफ के तौर पर काम किया करें, टू इन्फ्लुएंस वुमेन इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग द दिस पीरियड। इस पीरियड के दौरान दो ऐसी वुमेन सामने आई, जो कि एक एलिजबेथ फेरी थी और एक फ्लोरेंस नाइट एंजल है। ये दोनों अपनी खिदमत हॉस्पिटल के अंदर सर अंजाम दिया करती थी। और 19th सेंचुरी में नर्सिंग प्रोफेशनल्स रिपेडली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और 19th सेंचुरी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो नर्सिंग का प्रोफेशन था वो रिपेडली प्रोफेशनलाइज्ड हो गया है। वुमेन हु had served as nurses during the Civil War realized the importance of formal nursing education and played crucial role in establishing the first nurse training school। जो एक जंग हुई थी, इसको कहते हैं सिविल वार। वुमेन ने सर्व किया गया था एज नर्स के तौर पर सिविल वार के दौरान। उनको ये एहसास हो गया उनकी इम्पोर्टेंस कि नर्सिंग को एजुकेशन देना, और उसका एक बहुत ही अहम रोल रहा कि नर्सिंग स्कूल को इस्टेब्लिश किया जाए
और वहाँ लोगों को, वुमेन को ट्रेन किया जाए कि कैसे खिदमत प्रोवाइड करना है, कैसे सर्विस प्रोवाइड करनी है, कैसे आप नर्सिंग केयर करनी है। हॉस्पिटल बिगेन सेटिंग अप नर्सिंग स्कूल्स। हॉस्पिटल को सेटअप किया गया है एक नर्सिंग स्कूल बनाने के लिए, देट अट्रैक्ट वुमेन फ्रॉम बोथ वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास बैकग्राउंड। जो वुमेन वर्किंग क्लास के और मिडिल क्लास के जो बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले वुमेन्स को उन्होंने स्कूल के अंदर लाए और उन्हें उन्हें एक सेटअप प्रोवाइड करके उनको नर्सिंग केयर प्रोवाइड किया, उनको टीच किया कि आप लोगों ने कैसे प्रोवाइड करना है। Your first permanent school of nursing for in the United States was the Nurse Training School at the Women Hospital of Philadelphia, which was established in 1872. जो सबसे पहले नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था, फाउंडेड किया गया था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, वो एक वुमेन थी, उसका नाम था हॉस्पिटल ऑफ फिलाडेल्फिया, जो कि 1872 में उसको एस्टेब्लिश किया गया है। ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी के हाफ के दौरान द नंबर ऑफ ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन नर्सिंग ग्रेजुअली रैपिडली, जो नर्सिंग के ग्रेजुएट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए। ग्रेजुएट नर्सिंग प्रोग्राम्स फोकसिंग ऑन क्लिनिकल specialties laid the basis for expansion of advanced practice nursing. The end of 1960 there were 1343 nursing schools were within 1960 के आखिर में 1334 नर्सिंग स्कूल बनाए गए, जिनके अंदर 1,64,554 नर्सिंग स्टूडेंट्स इनरोल किया गया है, अकॉर्डिंग टू NSNA नेशनल स्टूडेंट नर्सिस एसोसिएशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। ये फुल फॉर्म याद रखो, NSNA फुल फॉर्म क्या होती है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं। नर्सिंग और इस्लाम, नर्सिंग इस्लाम यानी अगर नर्सिंग इस्लाम आ गए तो सबसे पहले नर्सिंग इन इस्लाम, नर्सिंग इस्लाम इज हेल्थ केयर सर्विसेज रिलेटेड टू केयरिंग पेशेंट, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी एज मैनिफेस्टेशन ऑफ लव फॉर अल्लाह एंड प्रॉफिट। अगर इस्लाम के अंदर नर्सिंग का रोल देखें तो हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, किसी बीमार की इयादत करना, अकेले इंडिविजुअली, फैमिली, सबकी आपने खिदमत करना, ये सब कुछ नर्सिंग ही है। नर्सिंग एज ए प्रोफेशन इज़ नॉट न्यू है इस्लाम। नर्सिंग एक ऐसा प्रोफेशन है कि इस्लाम में न्यू नहीं है, क्योंकि हकीकत में इट इज़ एट्रीब्यूटिव टू सिंपैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कंसर्न इन नीडेड। एक सिंपैथी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर एक मुसलमान दूसरे लोगों की खिदमत करता है, और ये नर्सिंग ही है, क्योंकि वो नर्सिंग वो क्योंकि सर्विस प्रोवाइड करता है, नर्सिंग केयर प्रोवाइड करता है। दिस अंडरटेक एंड हेड स्टार्टेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन, कल्चर एंड सिविलाइजेशन। The first professional nurse in the history of Islam is a woman named Rufaida bint Saad al-Aslamiyya from the Bani Aslam tribe in Medina al-Munawwara। अगर इस्लाम में जो सबसे पहले नर्स है उसका नाम है रुफायदा बिन साद। उसको अल असमानी भी कहते हैं, क्योंकि वो बनी असलम कबीले से ताल्लुक़ रखती थी, क्योंकि मदीना मनव्वरा से में है। शी लिव इन द टाइम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आप सल्लल्लाहु के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी। वाज एमंग द फर्स्ट पीपल इन मदीना टू एक्सेप्ट इस्लाम, और उन लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया गया था। रुफादा रिसीव हर ट्रेनिंग एंड नॉलेज इन मेडिसिन फ्राम हर फादर। रुफादा ने जो ट्रेनिंग हासिल की गई थी, जो नॉलेज हासिल किया था उसने मेडिसिन के बारे में अपने वालिद से हासिल किया गया था, इन एज ए फिजिशियन whom she assisted regularly। और ये एमसीक्यूज आता है सबसे पहले कि इस्लाम में सबसे पहले नर्स कौन थी, ये वो तो रुफादा बिन साद होगी। और ये पूछते हैं कि इसने अपनी नॉलेज कहाँ से हासिल किया गया था, तो उसने अपनी नॉलेज को अपने वालिद से हासिल किया गया है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। After the Muslim state was established in Medina, she would treat the ill in her tent set up outside the mosque. During time of war, she would lead group of volunteers to battlefield and would treat casualties and injured soldiers. उसके बाद क्या हो गया है, उसने एक मुस्लिम स्टेट इस्टेब्लिश की मदीना के अंदर, तो उसने जो बीमार लोग थे, जो ज़ख्मी लोग थे,
मस्जिद के बाहर एक टेंट को सेटअप किया, वहाँ उनकी ट्रीट किया करते थे। जंग के दौरान एक वॉलंटियर का एक ग्रुप बना दिया गया है, जो कि सिर्फ जो बीमार लोग थे, जो ज़ख्मी लोगों की ट्रीट किया करेंगे, उनकी देखभाल क्या करेंगे। जो सोल्जर्स जंग के दौरान ज़ख्मी होते हैं, उनकी ट्रीट करें, उनको ट्रीट करेंगे, उनको पटिया वगैरह बांधना, ये उनका काम था। जो कि उसको जो ग्रुप को लीड कर रही थी वो थी रुफायदा बिन साद। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये 1820 में पैदा हुई और 1910 में वफात हुई, जो कि इटली के अंदर ये बर्न हुई है। और नाइट एंजल ने 38 नर्स को ट्रेन किया गया है इसने। मॉडर्न जो नर्सिंग है उसका फाउंडर समझा जाता है इसको। नर्स के डिफिनेशन फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या दिए थे? द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। ये डिफिनेशन आपने बहुत अच्छे से याद करनी है कि वर्जीनिया से हेंडरसन ने कौन सी डिफिनेशन दी कि नर्सिंग की। द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स टू असिस्ट इंडिविजुअल सिक और वेल इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी that he would perform independently if he had necessary strength, will, or knowledge, and to do this in such a way as to help him gain independence as rapidly as possible। कि नर्स का एक यूनिक फंक्शन होता है टू असिस्ट द इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी सिक को, इन द परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ और इट्स रिकवरी, यानी जितना जल्द वो रिकवर हो सके, उसकी सेहत का वो सेहतयाब हो सके, एक नर्स उसको असिस्ट करे, उसको गाइड करे, उसको ट्रीट करे, उसको गाइड करे, उसकी विल पावर दे कि आप कर सकती है, आप खड़े हो सकती है, आप ठीक हो सकती है। ये एक नर्स का काम होता है कि एक अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, कैसे बात करनी है, कैसे उसको गाइड करना है, कैसे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड, जब उसको स्ट्रेंथ की नेसेसरी उसको गाइड करना, उसको नॉलेज प्रोवाइड करना। ये एक नर्स ही अपने पेशेंट को गाइड करके उसको हिम्मत दिला सकती है कि आप ठीक हो सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एएन एक अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन की डिफिनेशन के मुताबिक अमेरिकन नर्स ने ये कहा था कि नर्सिंग इज ए डायग्नोज एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स। नर्सिंग, उसने कहा था, एक ऐसे डायग्नोज, एक ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स की जो कि एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स की डायग्नोज भी करती हैं और ट्रीटमेंट भी करती हैं। डब्ल्यूएचओ ने जो नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी, नर्सिंग इनकम्पसेस ऑटोनोमस एंड कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल एजेस। नर्सिंग एक ऑटोनोमस है और कोलैबोरेटिव केयर ऑफ इंडिविजुअल्स है, यानी एक खुद मुख्तार और एक मिलकर किसी इंडिविजुअल का हेल्प करना, ऑल एजेस के, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, फीमेल हो, मेल हो, फैमिलीज के अंदर हो, ग्रुप्स के अंदर हो, कम्युनिटीज़ के अंदर हो, वो बीमार हो, या इन ऑल स्ट्रीम के अंदर इनको कोऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करना, उनको ऑटोनोमस बनाना। इट इंक्लूड्स, यानी इसके अंदर आता है कि उसको हेल्थ की प्रमोशन करना, इलनेस को प्रिवेंट करना, और इल को केयर करना, डिसेबल्ड डाइंग पीपल को प्रोवाइड करना, केयर प्रोवाइड करना। मुगल पीरियड के अंदर माहम अनगा ने, एक लेडी थी, उसने अपनी खिदमात को एक एज ए वेट नर्स के तौर पर किंग अकबर के दौर में अपनी खिदमत उन्हें सर अंजाम दिए हैं वेट नर्स के तौर पर। शी नर्सेज ड्यूरिंग वॉर्स इन इंडिया एंड अफगानिस्तान। टाइप्स ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स कौन से? नर्सिंग ऑफ डिप्लोमा आता है, एसोसिएट ऑफ साइंस इन नर्सिंग आता है, बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग आता है,
पोस्ट आर एम बी एस एन आता है, मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग आती है, एम एस एन जिसको आप पहले बी एस एन करते हो फिर एम एस एन करना पड़ता है 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद। फिर एम एस एन के बाद आपने अगर उसके ऊपर पी एच डी करना चाहते हो आप इसको ऊपर पी एच डी भी कर सकते हो। फिर एम पी एच, फिर एम एस एच पी एच हो सकता है। पाकिस्तान के अंदर नर्सिंग एजुकेशन का क्या सिस्टम है? Initially, healthcare services in Pakistan were ill developed and rate of employment in healthcare jobs in Pakistan was very low. शुरू में तो पाकिस्तान के अंदर इस फील्ड में जॉब बहुत ही कम आते थे, लोग बहुत ज़्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट यानी इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट नहीं हुआ करते थे क्योंकि जॉब ही कम आते थे स्पेशली मेल को। तो 1951 के अंदर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कंसिडर किया गया है कि डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस एंड वन ऑफ मेजर स्टेप्स इन इंक्रीजिंग द रेट ऑफ फंडिंग टू पीएनसी क्लिनिक्स। फिर 1951 में पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट ने उसने एक स्टेप उठाया कि हेल्थ केयर सर्विस को प्रमोट करने के लिए, डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस एक मेजर स्टेप को इंक्रीज़ किया गया कि हमने पीएनसी को मज़ीद फंडिंग को बढ़ाना है। नर्सिंग कौंसल, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल जो पीएनसी होती है, हैज़ आल्सो प्लेड ए की रोल टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर एंड नर्सिंग सर्विस टू द पेशेंट्स। और न पीएनसी ने भी एक बड़ा अहम रोल परफॉर्म किया है, प्ले किया है कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम को प्रोवाइड करे और नर्सिंग सर्विसेज को पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए। पाकिस्तान हैड नर्स टू पॉपुलेशन रेशियो ऑफ, यानी पाकिस्तान के अंदर 32,000 में से एक ही नर्स इन 1960 के अंदर, और इसको इम्प्रूव करके 51,999 में से एक नर्स हो गई 1997 में। यानी 32,000 पेशेंट के लिए सिर्फ एक नर्स हुआ करती थी 1960 के अंदर। फिर उसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशन करके इम्प्रूविंग करके 1997 में ऐसा हो गया कि 50 यानी 51,000 समझो, यानी 52,000 समझो में से एक नर्स मुकर्रर किया गया है। A kind of figure cited by Journal of Pioneering Medical Science in 2013, existing nurse patient ratio in Pakistan is approximately 1/50। यानी 2013 के अंदर मेडिकल एक रिसर्च के मुताबिक, यानी आज में पाकिस्तान के अंदर 50 मरीज में से 50 मरीज है तो उसके पीछे एक नर्स को उन्हें अप्रोक्सीमेटली इसको फिक्स किया गया है, एग्जिस्ट किया गया हुआ है। रेशो प्रेस्क्राइब बाय पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, और पीएनसी ने 10 में पेशेंट के पीछे एक। जनरल एरियाज 2/1 इन प्लस एरियाज। करंटली पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेज है वो 162 रजिस्टर्ड नर्सिंग कॉलेज है जो कि रजिस्टर्ड है। PNC is autonomous regulatory body constituted under the Pakistan Nursing Council Act 1952 or 1973. The empowered to register license nurse midwife lady health। जो PNC इस्टेब्लिश हो गया था 1948, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज़ है कि PNC कब इस्टेब्लिश किया गया है, 1948, यानी पाकिस्तान के 1 साल बाद समझो। PNC हैज़ इन्वॉल्वमेंट इन इम्प्रूविंग एंड स्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन क्लिनिकल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स। PNC का काम ये है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्रूव करना और स्टैंडिंग करना किसको, पब्लिक एजुकेशन को, हेल्थ नर्सिंग सिस्टम को, क्लिनिकल नर्सिंग स्टैंडर्ड को, एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उसके अंदर डेवलपमेंट लाइन, उसके अंदर उसको प्रोग्रेसिव करना। They also oversee the ethical standards and general welfare of nurses। पीएनसी का फंक्शन क्या है, रोल क्या है? पीएनसी का फंक्शन सबसे पहले तो पीएनसी सेट अप द करिकुलम फॉर एजुकेशन ऑफ नर्सेस मिडवाइफ एलएचवी एंड नर्सिंग एक्सरीज। पीएनसी का सबसे पहले फंक्शन ये है कि जो नर्स का स्टूडेंट है, मिडवाइफ्स के, उनको एजुकेशन, उनका जो करिकुलम होता है, जो उनकी सिलेबस होता है, उसको सेटअप करना। सबसे पहले एलएचवी कहते हैं लेडी हेल्थ विजिटर्स, जो वुमेन्स होती है, मिडवाइफ्स होती है, नर्सिंग होती है, उन सब का जो एजुकेशन सिस्टम होता है, सिलेबस को, करिकुलम को एक सेटअप करना। फिर पीएनसी इंस्पेक्ट द एजुकेशन इंस्टीट्यूट फॉर अप्रूव बेस्ड ऑन स्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स। फिर पीएनसी इंस्पेक्ट करता है कि जो भी कोई भी इंस्टीट्यूट जो अप्रूव्ड है, जो भी नर्सिंग की एजुकेशन प्रोवाइड करता है एलएचवी की, वो कोई अप्रूव्ड हो, जो कोई स्टेब्लिश स्टैंडर्ड के से एजुकेशन हासिल कर रहा हो। पीएनसी प्रोवाइड्स रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस, और पीएनसी का काम ये है कि वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, कि प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करती है, रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है पेशेंट स्टूडेंट्स को। पीएनसी मेंटेन्स स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस। पीएनसी वर्क्स क्लोजली विद 4 प्रोविंशियल नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड्स।
PNC plays a advisory role for overall benefits for nurses, midwives. PNC जो फोर प्रोविंस नर्सिंग एजुकेशन बोर्ड की तरह काम करती है, और PNC ये भी प्ले भी करती है और गाइड भी करती है, एडवाइजर भी करती है कि नर्सेस के लिए अच्छा काम करने, उनके बेनिफिट्स के लिए कोई अहम रोल पर इकदाम उठाने के इसका काम है। PNC मेंटेन एडवाइजरी रोल ऑफ आर फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर, जो प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग के कोई भी इशू हो, नर्सिंग के एजुकेशन के अंदर, नर्सिंग सर्विसेज के अंदर भी ये अपना रोल परफॉर्म करती है। PNC communicates policy decisions regarding nursing education and welfare of nurses taken in counseling meeting to government nursing institution, NEB, आर्म फोर्स, नर्सिंग सोसाइटीज। यानी PNC का काम अगर कोई पॉलिसी बनानी हो नर्सिंग के अंदर, मिडवाइफ के अंदर, लेडी के अंदर, तो वहाँ ये अपने डिसीजंस लेते हैं, फिर सबसे मिलकर एक जो अच्छा होता है वो स्टेप लेते हैं। PNC prescribe penalties for fraudulent registration by intention of removes person from register for professional misconduct. फर्स्ट नर्सिंग स्कूल वाज established इन गंगाराम समाज प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर। जो सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर जो नर्सिंग स्कूल एस्टेब्लिश किया गया था वो 1948 के अंदर गंगाराम हॉस्पिटल में, एक समाज प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। फिर 1952 के अंदर फर्स्ट ग्रुप ऑफ 7 गर्ल्स पास द नर्सिंग कोर्स फ्रॉम द स्कूल, और इसी स्कूल से 1952 के अंदर सिर्फ 7 गर्ल्स का एक ग्रुप पास हो गया है इसी स्कूल के अंदर, इसी स्कूल से और इसी नर्सिंग का कोर्स से। फिर 1948 के अंदर सेकंड स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज ओपन इन JPMC कराची के अंदर, एक दूसरा नर्सिंग स्कूल को भी ओपन किया गया है। दैट दिस डेवलपमेंट ऑफ फॉलोड बाई बहावलपुर, हैदराबाद एंड मुल्तान, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर, सिविल हॉस्पिटल कराची, मियो हॉस्पिटल लाहौर। उसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों के अंदर इस कोर्स को कराया गया है, नर्सिंग कॉलेज ओपन किया गया है। और फिर 1951 के अंदर LHV ट्रेनिंग एक्सटेंड किया गया 2 ईयर्स। सबसे पहले तो LHV ट्रेनिंग बहुत कम हुआ करती थी, अभी उसको फिर 1951 के अंदर उसको बढ़ा के 2 ईयर्स एक्सटेंड किया गया है। 1 ईयर मिडवाइफ, सेकंड इन नर्सिंग एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी नर्सिंग। हर साल 1800 से 2000 रजिस्टर्ड नर्सेस होती है, 1200 से 1300 मिडवाइफ नर्सेस और 300 से 400 लेडी हेल्थ विजिटर्स आर प्रोड्यूस इन द कंट्री। हर साल पाकिस्तान के अंदर 1800 से 2000 नर्सेस रजिस्टर होते हैं, 1200 से 1300 मिडवाइफ्स होती हैं, और 300 से 400 लेडी हेल्थ विजिटर जिसको आप LHV बोलते हैं वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करती हैं। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज़ ऑब्जर्व ऑन मई 12 अक्रॉस द ग्लोबल टू नॉलेज रोल इन डे नर्स। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नर्सिंग डे मनाया जाता है वो 12 मई को नर्सिंग डे एक मनाते हैं। Pakistan is running short of nursing staff and currently nursing education is in transition period and diploma education has been replaced by university degree by 2018। फिर 2018 के अंदर पाकिस्तान की नर्सिंग बहुत शार्ट हुई थी, फिर वो नर्सिंग स्टाफ को करंटली और इस एजुकेशन को उन्होंने एक ट्रांसफ़र किया, एक डिप्लोमा से रिप्लेस करके एक यूनिवर्सिटी एक डिग्री दिया गया उसको, 14 ईयर्स की डिग्री। फ्यूचर के अंदर कुछ यूनिवर्सिटी ने उसको मास्टर भी प्रोग्राम्स ऑफर किए गए हैं, PhD भी रिसेंटली KMU ने स्टार्ट किया PhD नर्सिंग के ऊपर PhD कराना, सबसे फर्स्ट और पब्लिक सेक्टर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। शुक्रिया।